मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रचना दुबे जी, हैं डायरेक्टर हैं हेल्थ स्टेट नूडल और इसके अलावा प्रिवेंटिव गायकोनोलॉजिस्ट एंड इन्फर्टिलिटी की मैम जो है डायरेक्टर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन केंद्र भोपाल। क्योंकि स्वास्थ्य की बात है और परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसके कारण कई सारी परेशानियां जो हैं कई विकसित देशों में भी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि भारत देश में अब परिवार नियोजन को लेकर न सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं बल्कि लोगों को समझाया भी जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो परिवार नियोजन सिर्फ जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैम से समझ लेते हैं, डॉक्टर रचना दुबे मैम से। मैम, परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी, क्योंकि हर व्यक्ति बात तो करता है परिवार नियोजन, लेकिन क्यों ज़रूरी? परिवार नियोजन जैसा कि आपने बताया आकाश जी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जी। एक महिला अगर अपने जीवन काल में 2 बच्चे करेगी तो वो उनको अच्छी परवरिश दे पाएगी, उन पे ध्यान दे पाएगी, एक अच्छा परिवार बनेगा, वो बच्चे अच्छे निकल पाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। परंतु अगर हम परिवार नियोजन नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी बच्चे हुए टू क्लोज, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर चीज़ जो है टू क्लोज, यानी एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में गैप बहुत कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से माँओं की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, बच्चों को अच्छे नहीं ग्रो हो पा रहे हैं, कमज़ोर बच्चे हो रहे हैं, टू मैनी, यानी कि बहुत सारे बच्चे थोड़े थोड़े 1-1, 2-2 साल के बीच में बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। एंड टू अर्ली, यानी कि बहुत जल्दी 18 साल से कम उम्र की हमारे पास 6% इंडिया में महिलाएं हैं जिनकी 18 वर्ष से पहले ही शादी हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप अच्छे स्वस्थ रहना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको एक परिवार नियोजन की ज़रूरत होती है, और छोटा परिवार सुखी परिवार। मैम, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्रामीण इलाके हैं खास तौर पर वहाँ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि अगर ये ट्रीटमेंट ले लिया, चाहे हम कॉपर्टी की बात करें, ऑपरेशन की बात करें, तो मन में एक भय रहता है कि इसके दुष्परिणाम होंगे। तो वास्तव में क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं या ये कौन सी प्रक्रिया है? क्योंकि साइंस, खास तौर पर अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ विज्ञान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और आप खुद गायकोनोलॉजिस्ट हैं, कई सीवियर पेशेंट्स आपके पास गायकोनोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भी आप मार्गदर्शन देती हैं। तो कौन कौन सी ये प्रक्रिया है और क्या ये कोई खतरनाक है जान के लिए? हम लोगों के सरकार के माध्यम से अगर देखा जाए तो अब हम कैफेटेरिया अप्रोच, जैसे कैफेटेरिया में जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपको ज़रूरत है वो आपको मिल जाती है। इसी प्रकार से सरकार भी कैफेटेरिया अप्रोच के माध्यम से परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराती है, जिसकी आवश्यकता होती है। किसी को अगर 2 साल तक बच्चे नहीं चाहिए तो उसके लिए अलग तरह का परिवार नियोजन है, किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको अलग तरह का परिवार नियोजन। तो ये परिवार नियोजन के इतनी सारे संसाधन उपलब्ध हैं और हर इंसान के अनुकूल है, मतलब अगर आपको जिसकी ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा। और ये तो भ्रांति है बहुत बड़ी कि परिवार नियोजन करने से कोई शरीर पे दुष्प्रभाव होता है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे नॉन हार्मोनल पिल्स भी आने लगी हैं, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस भी आने लगे हैं, डर्मल ट्रांसप्लांट्स भी आने लगे हैं, इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और परिवार नियोजन तो लोगों की भलाई के लिए, उनके नुकसान के लिए कतई नहीं है। निश्चित रूप हेल्थ इंप्रूव होगी अगर हम उनको परिवार नियोजन देंगे तो। निश्चित रूप से तो इसका लाभ मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए अशोक जी। अशोक जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन में, सवाल पूछिए। जी, मैं मैडम से ये जानना चाहता हूँ जी कि अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है। लोगों को इसके बारे में कोई जी सवाल पूछिए पूरा। और इसके प्रचार प्रसार के लिए आप लोग कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए? शहर में तो लोग समझते हैं, तो गाँव में क्या समझेंगे? जी, इस प्रकार बताएं कि ताकि उनको अच्छा लगे। हर व्यक्ति ये सोचता है कि अरे ऐसा नहीं होगा तो कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ भी गड़बड़ी हो जाएगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोगों को परेशानी हो जाती है, तो उसको नहीं समझते। आपको ये बताना चाहेंगे कि हर 1000 लोगों पर एक हमारी आशा होती है। हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जो हर सब सेंटर जो होता है वो ग्रामीण एरिया में ही उपस्थित होता। पहले सब सेंटर्स जो होते थे वहाँ पर कोई भी नहीं होता था, परंतु अब सब सेंटर्स जो हैं वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठा होता है जी। एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, जिसका काम होता है कि घर घर जाके आशा के साथ
आपके जितने भी घर हैं उन 1000 घरों में जाके इसकी जागरूकता दें, उनको बताएं कि कौन कौन से परिवार नियोजन है और ये सारे परिवार नियोजन आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, इनको कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कितने दिन तक इसका उपयोग करना चाहिए, ये सारी जानकारी इनके माध्यम से ग्रामीण लेवल तक पहुंच सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वहाँ पर नहीं हैं, आप शहरी क्षेत्र में हैं, तो शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों के बहुत सारे, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, हर जगह NUHM के माध्यम से संजीवनी क्लिनिक्स हैं। तो ये सारे सेंटर्स सब जगह अब उपलब्ध हैं। अब तो इस चीज़ की केवल आपको उन सेंटर्स तक जाना है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप अपने सब सेंटर पे ही जो ज़िले के डॉक्टर्स हैं उनसे भी अपनी जो भी आपको जानकारी लेनी है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। तो अब ये हमारा नेटवर्क जो है हेल्थ सिस्टम का वो इतना व्यापक हो गया है कि आपको शहर आने के लिए या फिर PHC तक आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सब सेंटर लेवल पे और आपके घर के डोर स्टेप पे भी ये सुविधाएं मिल सकती हैं। तो निश्चित रूप से विस्तार तेजी से किया गया। सरकार की भी मंशा यही है कि जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, और यही कारण है, मैडम से आगे भी समझेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से मदद मिल सकती है, और अगर कहीं पर जागरूकता की कमी है तो वो कैसे लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साईं दीप जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है सर। जी जी, सवाल पूछिए। आज जो हमारी स्पीकर है, मैं उनसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। जी जी। पहला प्रश्न मेरा इस पर यह है कि क्या फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न यह है कि यदि हम नसबंदी करवाते हैं तो क्या हमारे स्वास्थ्य पे कोई दुष्प्रभाव उसके पड़ते हैं। निश्चित रूप से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम सीधे तौर पर निश्चित रूप से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम सीधे तौर पर डॉक्टर रचना दुबे जी हमारे साथ हैं। मैम आपसे ही सवाल है और हम बात भी इसी पर कर रहे थे। तो पहला सवाल जो है कि इसके कोई दुष्प्रभाव हैं कि नहीं है नसबंदी के, तो उसका मैंने जवाब दिया कि इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिससे कि आपका स्वास्थ्य, सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। हम लोग बहुत सारे, जब भी किसी को कोई नसबंदी कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड बताते हैं तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं मरीज़ की, और उसके आधार पे ही उसको वो फैमिली प्लानिंग मेथड देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ महिलाएं, जैसे हम किसी भी महिला को कॉपर टी नहीं लगा सकते। अगर किसी महिला ने कहा कि हमें फैमिली प्लानिंग मेथड चाहिए लेकिन हमारे बच्चेदानी में कोई गठान है, तो हम उसको कॉपर टी नहीं लगाएंगे। अगर हम कॉपर टी लगाएंगे तो उसकी ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, उसके फाइब्रॉइड में प्रॉब्लम होगी। तो हर महिला के अनुसार ही उसको फैमिली प्लानिंग मेथड बहुत सावधानी से दिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो उसके लिए लाभदायक हो। और ऐसे कई फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं। आपको जैसे मालूम होगा कि ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, वो अच्छा खाना नहीं खाती हैं, परिवार के खाने के बाद आखिरी में खाना खाती हैं। तो ऐसे कई फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जो अगर हम देते हैं तो उनका खून बढ़ता है, उनका एनीमिया इंप्रूव होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो हम मरीज के आधार पे ही उनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स देते हैं। निश्चित रूप से नसबंदी को लेकर भी मैम सवाल पूछा गया था कि नसबंदी को लेकर इन्होंने पूछा था कि नसबंदी से क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो नसबंदी से अगर आपके 2 बच्चे हैं, स्वस्थ हैं और आपने देख लिया कि भी 7-8 साल के हो गए हैं और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं और आपने उसके बाद नसबंदी करा ली, तो उससे आपकी सेहत पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओनली थिंग इज़ कि अगर आपने नसबंदी लाइगेशन करा लिया है तो वो खुलने में दिक्कत होती है और दोबारा कंसीव अगर आप करना चाहें, दोबारा बच्चा प्रेगनेंसी धारण करना चाहें तो वो होने में मुश्किल होती है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। सुधा दुबे जी हैं भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा प्रश्न आज उपस्थित डॉक्टर रचना दुबे जी से है। जी जी। आज सुबह का अखबार पढ़ के ही मैं दंग रह गई जी। कि एक अपनी बहू की बेटी को जी और एक सास ने गला दबाकर हत्या कर दी। जी। हम कितना भी कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लड़कियों को बराबर का दर्जा दे रहे हैं। जी जी। मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहती हूँ कि किस प्रकार लड़के और लड़की का जो अंतर है। जी निश्चित रूप से इसको लेकर भी जागरूकता अभियान लगातार चल रहे हैं। मैडम के पास चलेंगे। मैम बात यहीं आ गई, हम जागरूकता की बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर भी, और अभी भी देखिए लोग कॉलर ऐसे जुड़ रहे हैं कि उनको महिलाओं के मन में ये पीड़ा है और इसीलिए परिवार नियोजन जरूरी। ये बात बिल्कुल सही बोल रही हैं आप मैडम की। इस तरह की घटनाएं हम लोग रोज़ अखबार में पढ़ते हैं जी। इसके लिए जागरूकता बहुत चल रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी है, जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अगर हम अपने घर में अपने लड़कों को, पुरुषों को
हम बताएं कि सही क्या है गलत क्या है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी जागरूकता होगी, क्योंकि समाज तभी जागरूक होगा जब परिवार के लोग अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, तभी हर घर में जागरूकता बढ़ेगी और तभी ये जितने भी इंस्टेंसेस हैं इस तरह के ये कम होंगे। हम लोग कितना भी प्रचार प्रसार कर लें, हथकड़ी बना दें, उनके अगेंस्ट रूल्स निकाल दें, बहुत सारे रूल्स हैं आज की तारीख में भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो PCPNDT एक्ट ले लीजिए, चाहे वो सरोगेसी एक्ट, कितने भी एक्ट, MTP एक्ट, जितने भी एक्ट हैं वो एक्ट हैं, लेकिन वो एक्ट पे एक्शन तभी लिया जाता है जब घटना घट जाती है। घटना घटे ही नहीं, उसके लिए जागरूकता ज़रूरी है और वो जागरूकता हमें लगता है कि वो घर से आती है। मैम बात डिलीवरी की जब आती है उसके बाद भी कई बार आप जो महिलाएं होती हैं उनको परिवार नियोजन के बारे में ना सिर्फ समझाती हैं बल्कि उनको ये भी बताती हैं कि ये और सेफ़ है और आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ेगी। तो वाकई में ये सेफ़ प्रक्रिया होती है या जो महिलाएँ सीजर से जिनको डिलीवरी हुई उनके लिए खतरनाक होती, क्या ये पूरी प्रक्रिया? क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं रहते हैं, काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। कि मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि डिलीवरी के बाद फैमिली प्लानिंग मेथड देना चाहिए कि नहीं? जी, तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद तो कुदरती तौर से भी अगर महिला 6 महीने तक निरंतर सुबेरे शाम रात में भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चा 6 महीने से छोटा है और उसको पीरियड्स नहीं आए हैं तब तक, तो ये नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। इस दौरान ओवुलेशन नहीं होता है और इसको हम लैम मेथड कहते हैं, यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इस प्रक्रिया में भी अगर आप कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं अपनाएंगे तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जिसमें हार्मोन्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम हार्मोन्स डिलीवरी के बाद नहीं दे सकते हैं क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जिनको हम सेंट क्रोमन जैसे छाया के नाम से शासकीय संस्थानों में उपलब्ध है, तो ये भी हम महिला को दे सकते हैं और डिलीवरी के तुरंत बाद दे सकते हैं। इसमें ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अगर सीजर हुआ है और डॉक्टर को उस समय लगता है कि कोई और प्रॉब्लम नहीं है बच्चेदानी में, तो हम कॉपर टी भी लगा सकते हैं उस समय। तो और भी इस तरह के, और 6 वीक्स के बाद तो हम इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के होते हैं। और क्योंकि हम ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं दे सकते तो हम महिला को हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे शासकीय संस्थानों में एक POP करके भी पिल आती है जिसमें ईस्ट्रोजन होता ही नहीं है, तो वो भी हम डिलीवरी के तुरंत बाद दे सकते हैं। तो डिलीवरी के बाद बहुत सारे अपने पास ऑप्शंस हैं, तो वो महिला को हम लोग बताते हैं, समझाते हैं और उसकी सुविधा अनुसार उसको क्या पसंद है वो हम उसको दे सकते हैं। तो मैम ये तो बात आपने दवाओं की और पूरी प्रक्रिया की बता दी, लेकिन कई बार लोगों के मन में और डॉक्टर को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। जैसे काटजू में आप बैठती हैं तो आपके पास भी एक लंबी लाइन जो है हमेशा देखने को मिलती है कि मरीज़ हैं, महिलाएं खड़ी हैं, तो सही डॉक्टर का चयन कैसे करें? क्या PSC में जो डॉक्टर बैठा है उसी से वो हो जाएगा? क्योंकि कई बार महिलाओं की, जैसे कि आपने बहुत सारी पद्धतियां बताई, तो सही डॉक्टर का चयन भी यहाँ गायकोनोलॉजिस्ट का करना ज़रूरी रहता है क्या? कि किसी महिला को कोई परेशानी है तो वो पहले गायकोनोलॉजिस्ट से राय ले और उसके बाद ये मेडिसिन ले? ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो हम लोग के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं जो हम निरंतर अपने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को, आशा को, PHC लेवल के डॉक्टर्स को, जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स की ट्रेनिंग और उसके रिफ्रेशर कोर्स हम लोग निरंतर साल भर चलाते हैं, जिससे कि हमारे पास अगर PHC लेवल पे भी कोई महिला पहुंचे तो हमारा डॉक्टर इतना सक्षम हो, हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इतना सक्षम हो कि वो जान सके कि हमें किस महिला को कौन सा। निश्चित रूप से एक कॉलर जुड़ गए मैम हमारे साथ। ट्विंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। ट्विंकल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? यस सर जी मिल रही है। जी, सवाल पूछिए। जी सर मेरी 3 वर्ष की बेटी है और साथ में मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की मैं तैयारी भी कर रही हूँ, तो मुझे अपनी नेक्स्ट प्लानिंग, मतलब नेक्स्ट बेबी प्लानिंग और अपना कैरियर किस तरह से दोनों को मैनेज करना चाहिए? जी, तो मैम सीधे आपसे ही सवाल है कि किस तरीके से परिवार नियोजन करना और स्टडी भी करना है, तो कितना अंतर होना चाहिए और कैसे वो प्रिवेंट हो सकती हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो? देखिए, आइडियल अंतर की अगर आप बात करेंगे बेटा तो 3 इयर्स का गैप होना चाहिए पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी में। पर क्योंकि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको अगले कितने वर्ष तक बच्चा नहीं चाहिए वो आप बताएंगे किसी डॉक्टर को। अगर आपको साल भर तक नहीं चाहिए तो आप माला N माला
डी का उपयोग कर सकते हैं। परंतु अगर आपको लंबे समय तक नहीं चाहिए तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शंस भी होते हैं, यानी कि एक इंजेक्शन आपने लगा लिया तो वो उसकी वैलिडिटी जो होती है 3 माह तक होती है, और फिर 3 महीने के बाद फिर एक इंजेक्शन लगवा लिया। इस तरह से लगवाते लगवाते आप तब तक लगवा सकते हैं जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि एक इंजेक्शन, जैसे लो आपने लास्ट इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद इस फर्टिलिटी आने में 7 to 9 मंथ्स लग जाते हैं, तो आप उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको साल भर बाद चाहिए तो अपना जो लास्ट इंजेक्शन हो वो ऐसे लगवाइए कि 7 to 9 मंथ्स के बाद आपकी फर्टिलिटी आएगी। कॉपर टी भी लगवा सकते हैं आप। अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ये आपने नहीं बताया हमको, तो आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में या फिर हमारे हॉस्पिटल में आ जाइए, तो आपको आपके हिसाब से फैमिली प्लानिंग मेथड दिया जा सकता है। और परिवार नियोजन पर अब लौटेंगे, बात करेंगे डॉक्टर रचना दुबे मैम से। सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट हैं, मार्गदर्शक हैं, और ख़ास तौर पर जो स्त्रियों को बीमारियां होती हैं ना, तो मैम उसका इलाज भी करती हैं और उन स्त्रियों को समझाती भी हैं कि ये बीमारी क्यों हुई और अगली महिला तक आपको कैसे उस बीमारी को रोकने के लिए पहुंचना है, ये बात भी मैडम समझाती हैं। मैम एक सवाल और समझना चाह रहा था, आपने बहुत सारी प्रक्रिया बताई, इंजेक्शंस को लेकर लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि ये इंजेक्शन ठीक है कि नहीं। जैसे कि आप बता भी रही थी कि 9 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन कई महिलाओं में ये होता है कि वो इंजेक्शन का यूज़ कर लेती हैं, या कई बार टैबलेट्स जो आ रही हैं वो टैबलेट्स ले लेती हैं, तो फिर गायकोनोलॉजिस्ट बताती हैं कि ये टैबलेट आपने ज़्यादा ले ली, अब प्रेगनेंसी में परेशानी होगी, तो ये कैसे समझें? अगर इंजेक्शंस की बात करें तो ये इंजेक्शंस जो होते हैं काफ़ी सेफ होते हैं। इसमें मिडॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एस्टेट नाम का एक केमिकल होता है जी, और ये इंजेक्शन 3-3 महीने में दिए जाते हैं जी। अगर कई बार महिलाएं कहती हैं कि हम 3 महीने में नहीं पहुंच सकते मैडम, हम आपके पास आ ही नहीं सकते, हम गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो हम उसको ग्रेस पीरियड 4 वीक्स देते हैं, यानी कि इसका जो फैमिली प्लानिंग इफेक्ट होता है वो 3 महीने प्लस 4 वीक्स प्लस माइनस 4 वीक्स रहता है। तो काफ़ी सेफ है। आप अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और उसके बाद भी अगर 10-15 दिन लेट भी आए तो भी ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। कुछ महिलाओं में ज़रूर हम ये इंजेक्शन नहीं देते हैं, जिन महिलाओं में एक्चुअली फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है जी तो नहीं देंगे। ये देखा गया है कि अगर किसी महिला में बहुत जॉन्डिस है या कोई लिवर प्रॉब्लम है तो भी हम ये इंजेक्शंस नहीं देते हैं। बल्कि कुछ महिलाओं में जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर है, उसकी होने की संभावना, हिस्ट्री नहीं है लेकिन होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। ओवरी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं या लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होते हैं उसकी भी इंसिडेंस कम हो जाता है क्योंकि हमारा जो सर्वाइकल म्यूकस है वो इस इंजेक्शन से थिक हो जाता है। सिमिलरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये इंजेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी महिला ने कहा कि उसके एक बच्चा हो गया है और अभी उसका अगर हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया वो नेगेटिव है तो हम उसको ये इंजेक्शन दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। कुछ में बहुत हम लोग लॉन्ग लिस्ट बनाते हैं कि इनमें देना नहीं देना, ये इंजेक्शंस बहुत सेफ होते हैं। तो मैम ने यहाँ बड़ी बात बताई कि इंजेक्शन सेफ होते हैं, लेकिन मैम मेडिसिन की बात आती है, कई जो कैप्सूल्स हैं वो आ रही हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण भी कई बार महिलाओं को परेशानी आती है। और ख़ास तौर पर आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो लेट शादियां हो रही हैं उसके कारण भी परेशानी, और उसमें ऐसी टैबलेट्स ले लेते हैं तो उसके कारण भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। जो लेट मैरिजेस हो रही हैं उनमें तो प्रॉब्लम जो आ रही है वो इनफर्टिलिटी की आ रही है। लेट शादी हो रही है, फिर उसके बाद फिर वो नौकरी करती हैं, नौकरी करने के बाद उनको 4-5 साल बाद ख्याल आता है कि चलो अब प्रेगनेंसी भी प्लान कर लेते हैं। तो उस समय जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हमारा एक चीज़ होता है फिक्स्ड ओवेरियन रिजर्व, यानी कि हमें कुदरती तौर से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अंडे मिलते हैं। वो हर महीने एक एक अंडा रिलीज हो जाता है। तो अगर आप बहुत लेट आएंगे तो हमारे ओवा की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। अंडे के जो ये क्षमता कि वो प्रेगनेंसी प्लान हो जाए वो भी कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से लेट मैरिजेस में प्रेगनेंसी होने की समस्या ज़्यादा आ रही है। प्लस आजकल जो दिनचर्या हो गया लोगों का, लेट नाइट में जगना, बिंज ईटिंग करना, बाहर का खाना खाना, पिज़्ज़ा बर्गर ये खाना, उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स गर्ल्स में बहुत देखे जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो PCOS पहले सुनने में भी नहीं आता था, आज से 20 साल पहले, वो लड़कियों को मोटापा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर होने हैं। निश्चित रूप से तो खान पान का भी ध्यान यहाँ आपको रखना है, और यही कारण है कि आज मैम जो है हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। जो परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है, और अगर परिवार नियोजन नहीं करते हैं
तो कई सारी परेशानियों का सामना आपको अपने जीवन में करना होगा। तो बात परिवार नियोजन की भी हो रही है और सीधे डॉक्टर रचना दुबे मैम के पास चलेंगे और उन्हीं से समझेंगे कि मैम बात जब पिल्स की होती है और हम खास तौर पर बात करते हैं जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, तो महिलाओं में खास तौर पर हम देखते हैं कि कई सारी पिल्स आती हैं, तो इन पिल्स का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या उनके जीवन पर? अगर दो तरह की पिल्स होती हैं, एक तो अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो पिल्स आती हैं जिनको हम कहते हैं एमटीपी पिल्स। ये एमटीपी पिल्स जो होती हैं ये अगर मरीज ले लेता है तो अनचाहा गर्भ एबॉर्ट हो जाता है। इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं और ये 7 to 9 वीक्स तक इफेक्टिव होती है। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी दूरदर्शन के माध्यम से कि कई महिलाओं को ये भ्रांति है कि ये पिल्स हम कभी भी ले सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 10 वीक्स की है, 11 वीक्स की है तो ये एमटीपी पिल्स नहीं लेनी चाहिए। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, वो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन भी करेगा और ये पिल्स भी देगा तो ही कंप्लीट एबॉर्शन हो सकता है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाता है, डीएनसी करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, कुछ ऐसा होता है कि कई बार रेप केसेस होते हैं जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि क्या हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएंगे। उसके लिए ईसी पिल आती है। ईसी पिल को अगर हम 72 आवर्स के अंदर अगर ले लेते हैं तो आप 100% बच सकते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं होंगे। जी, ये तो निश्चित रूप से मैम, और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम के जरिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ फैमिली प्लानिंग में कर रही है और केवल आपको जागरूक होना है। उस जागरूकता के लिए आपके द्वार पे हमारी आशा कार्यकर्ता, हमारे CHOs और हमारा हेल्थ का अमला पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी तरीके से फैले। बहुत सारे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, आप उनसे जाइए और उनसे बात करिए। हमारे पास फैमिली प्लानिंग काउंसलर्स हर बड़े अस्पताल में मौजूद हैं, वो आपको जागरूकता देंगे और बताएंगे आपको कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और फैमिली प्लानिंग करके अपनी सेहत को अच्छा बनाइए।